उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान हर बार चिकनी मछली की तरह हमारे हाथ से फिसल जाता है। ना जाने ये तलाश कब ख़त्म होगी। जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, वैसे एक बात है मिस जूलिया, अब तक हमने इमरान को जिस सरगर्मी में तलाश किया है उससे ये तलाश इंतहाई सरगर्म तलाश कही जा सकती है। मेरा मतलब है हॉट सर्च। सफ्दर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब ने बेइख्तियार हंस पड़े। लेकिन ये हॉट सर्च अभी तो हॉट ही है, न जाने कब कोल्ड होगी। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। मेरा ख्याल है कि हमें चीफ को एक बार फिर रिपोर्ट देनी चाहिए। चीफ यकीनन हमारी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा होगा, जूलिया ने कहा। और फिर उससे पहले कि कोई इसकी बात का जवाब देता, उसने सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और पहले उसने लाउडर का बटन दबाया कि सफ्दर ने हाथ बढ़ाकर कोरिडलर दबा दिया। क्या हुआ, क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मिस जूलिया, कैप्टन शकील की बात दुरुस्त हो सकती है। हमारी साइंसी निगरानी हो रही होगी, इसलिए चीफ का नंबर मत डायल करें और ना कोई बात करें, सफ्दर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया ने इस्पात में सर हिलाते हुए एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। फिर पहले इस बात को चेक कर लिया जाए, जूलिया ने कहा। और इसके साथ ही वो यकलख्त उछल पड़ी और उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अचानक कोई ख़ास बात याद आ गई हो। क्या हुआ? सफ्दर ने चौंक कर पूछा और बाकी साथी भी बेइख्तियार चौंक पड़े। मेरे सहन में एक बात मुसलसल खटक रही थी, लेकिन मेरे शऊर में ये बात ना आ रही थी कि मैं ज़रा बाथरूम से हुआ हूँ, फिर बताती हूँ, जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। और उठकर तेज़ी से मुल्हिका बाथरूम की तरफ बढ़ गई और सब एक दूसरे को हैरत भरी नज़रों से देखने लगे। सफ्दर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं और जोसेफ आप साहिबान से अलहदा रहकर मास्टर को तलाश करें। अब तक खामोश बैठे हुए जवाना ने यकलक इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अब अलहदा काम करने की ज़रूरत नहीं है जवाना, अब हमें मिलकर काम करना होगा, सफ्दर ने कहा। लेकिन आपके साथ रहकर हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम बेकार हो गए हैं, जवाना ने कहा। तुम अलहदा क्या करोगे? सफ्दर ने कहा। मास्टर को ही तलाश करेंगे, और क्या करेंगे, जवाना ने जवाब दिया। मिस जूलिया से पूछ लो, अगर वो इजाज़त दे दें तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, सफ्दर ने जवाब दिया। और फिर उसी से पहले कि जवाना कोई जवाब देता, उसी लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जूलिया हाथ बाथरूम से बाहर आ गई। उसका चेहरा देखकर वो सब चौंक कर उठ खड़े हुए। इसका चेहरा तकलीफ़ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। क्या हुआ जूलिया? तनवीर ने बेचैन होकर पूछा। कुछ नहीं, इस मैडम डेसी ने ये बटन मेरी रॉन की खाल के अंदर सी दिया था और उसका ख्याल था कि इस तरह ये किसी सूरत भी चेक ना हो सकेगा। मुझे जलते हुए रॉन के हिस्से में हल्की सी कसक महसूस होती थी, जिससे कोई रग खिंच सी गई हो, लेकिन वहाँ दर्द ना था, इसलिए मैंने ख्याल ना किया। लेकिन मेरे जहन में मुसलसल खलिश मौजूद थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि मुझे चेक करना चाहिए। चनाचा मैंने बाथरूम में जाकर बाकायदा चेक किया तो मुझे वो जगह देखकर मालूम हो गया कि अंदर कोई चीज़ मौजूद है। मैंने बाथरूम में मौजूद शेविंग बॉक्स से ब्लेड निकाल कर ख़ुद ही इस जगह का ऑपरेशन किया और ये बटन निकाल लिया। लेकिन इस ऑपरेशन से काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन वहाँ फ़र्स्ट एड बॉक्स मौजूद था, इसलिए मरहम पट्टी तो हो गई, लेकिन बहरहाल तकलीफ़ अभी तक हो रही है, जूलिया ने कुर्सी पर बैठकर तफसील से बताते हुए कहा। ओह, ये तो इंतहाई जदीद टेलीव्यू बटन है, लेकिन ये तो बेकार है, सफ्दर ने इसके हाथ से बटन लेते हुए कहा। मैंने ही इससे बेकार किया है, मैंने खून बहने की परवाह नहीं की और सबसे पहले ब्लेड की मदद से उसे बेकार किया है, जूलिया ने कहा। तनवीर, फ्रिज में जूस की बोतलें मौजूद हैं, मिस जूलिया को जूस पिलाओ, सफ्दर ने तनवीर से कहा। तो तनवीर तेज़ी से एक कोने में मौजूद फ्रिज की तरफ बढ़ गया। तो कैप्टन शकील की बात दुरुस्त थी। बहरहाल आपने हिम्मत की है मिस जूलिया, सफ्दर ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। तो जूलिया बेइख्तियार मुस्कुरा दी। शुक्रिया सफ्दर, मजबूरी थी, मुझे खुद ही ये सब कुछ करना था। अगर सालिया साथ होती तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती, जूलिया ने कहा। और सफ्दर ने इस्पात में सर हिला दिया। उसी लम्हे तनवीर ने जूस का एक डब्बा खोलकर और इसमें स्ट्रॉ डालकर जूलिया के हाथ में दे दिया और जूलिया जूस को सिप करने लगी। मिस जूलिया, मैं और जोसेफ आपसे अलहदा रहकर मास्टर की तलाश करना चाहते हैं। वैसे तो चीफ ने हमें अलहदा टीम बनाकर भेजा था, लेकिन आप बहरहाल आप मास्टर की जगह टीम की लीडर हैं, इसलिए आपसे इजाज़त लेना ज़रूरी है, जवाना ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा।
شکریہ جوانا، اگر تم علیحدہ رہ کر کام کرنا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن چند منٹ ٹھہر جاؤ، میں اب چیف سے بات کرتی ہوں، اس سے تمہارے متعلق ہدایات بھی لے لیتی ہوں۔ جولیا نے جوس کا ڈبہ میز پر رکھتے ہوئے کہا تو جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب تو میں چیف کو فون کر سکتی ہوں نا؟ جولیا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور صفدر نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جولیا نے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ایکسٹریف۔ رابطہ قائم ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ جولیا بول رہی ہوں باس، جولیا نے معتبانہ لہجے میں کہا اور پھر پہلے فون سے لے کر اب تک پیش آنے والی تمام واقعات تفصیل سے بتا دیے، اور ساتھ ہی اس نے یہ تجویز بھی بتا دی کہ وہ اب کسی مخبری کرنے والی تنظیم سے رابطہ کر کے عمران کی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جوزف کہاں ہے؟ ایکسٹریو نے اس کی تفصیل سننے کے بعد کہا تو جولیا کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ ان سب کے لیے چیف کا یہ سوال انتہائی غیر متوقع تھا۔ موجود ہے چیف، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے میری بات کراؤ، چیف نے کہا تو جوزف اپنی کرسی سے اٹھا اور جولیا کے قریب آ کر اس نے ریسیور لے لیا۔ یس چیف، جوزف نے کہا۔ جوزف، تمہیں اور جوانا کو علیحدہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے مخصوص انداز میں عمران کو تلاش کرو، لیکن تم نے وہاں جا کر کچھ بھی نہیں کیا۔ چیف کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ باس کی گمشدگی نے مجھے مردہ کر دیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے جسم سے روح نکل گئی ہو، میں مر چکا ہوں چیف۔ جوزف کا لہجہ واقعی نیم مردہ سا تھا۔ تو تمہیں اپنی روح کی تلاش زیادہ سرگرمی سے کرنی چاہیے۔ تم افریقہ کے پرنس ہو اور افریقہ میں وچ ڈاکٹر خوشبو کا عمل کر کے بھی تلاش کرتے ہیں۔ تمہیں یقیناً یہ عمل معلوم ہوگا۔ تم کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چیف نے کہا تو جوزف کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چیف نے بات نہ کی ہو، اس کے جسم پر کوڑا مار دیا ہو۔ اوہو چیف، آپ نے مجھے زندہ کر دیا۔ آپ نے یہ بات کر کے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ میں باس کی تلاش کے لیے خوشبو کا عمل ضرور کروں گا۔ میں اب اسے تلاش کر لوں گا۔ اب میں اپنی روح کو تلاش کر لوں گا۔ شکریہ چیف، شکریہ، بے حد شکریہ۔ اب جوزف اپنے باس کو تلاش کر لے گا، جوزف نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں یخلخت تیز چمک ابھر آئی تھی۔ اس کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم یخلخت تن سا کیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی مردہ جسم میں اچانک زندگی کی رمق نمودار ہو گئی ہو۔ تم اور جوانا علیحدہ کام کرو گے، ریسیور مس جولیا کو دو، چیف نے کہا تو جوزف نے ریسیور جولیا کے ہاتھ میں دے دیا اور واپس جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن اب اس کے بیٹھنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ اس محفل میں پوری طرح شریک ہو، ورنہ اس سے پہلے تو اس کے بیٹھنے کا انداز بالکل ویسے ہی تھا جیسے کسی الو کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا گیا ہو۔ جولیا، تم اپنے ساتھیوں سمیت علیحدہ کام کرو گی، البتہ جوانا کو تم نے 05 ٹرانسمیٹر دے دینا ہے تاکہ تم دونوں پارٹیوں میں سے جو بھی پہلے عمران کا سراغ لگانے لگے وہ دوسری پارٹی کو کال کرے، اور تم اپنے ساتھیوں سمیت برسبن میں واقع ہوٹل گرین ووڈ کے ہیڈ سپروائزر الیگزینڈر میکلیمن سے ملو۔ اسے تم نے ایکسٹریف کا حوالہ دینا ہے۔ میکلیمن کے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ بہرحال عمران کو تلاش کر لے گا، لیکن تم نے اس کے سامنے عمران کا نام نہیں لینا بلکہ پرنس آف ڈھمپ کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ خدا حافظ، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تو پھر ہمیں اجازت ہے مس جولیا، جوانا اور جوزف دونوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر، جوانا کو 05 ٹرانسمیٹر دے دو، اور جوزف اور جوانا تم نے خیال رکھنا ہے جیسے ہی تمہیں عمران کے بارے میں کوئی ٹھوس کلو ملے تو تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، جولیا نے کہا تو جوزف نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفدر سے 05 ٹرانسمیٹر لے کر وہ دونوں انہیں خدا حافظ کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ صفدر، تم ساتھ چلو، میں اب جلد از جلد اس ہیڈ سپروائزر سے ملنا چاہتی ہوں، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم سب چلیں گے مس جولیا، ورنہ پھر یہاں واپس آنے اور ساتھیوں کو ساتھ لینے میں وقت ضائع ہوگا، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، جولیا نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی میں پہلے سے موجود کار میں سوار برسبن کے مین روڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔
उन्होंने रवानगी से पहले नक्शे पर होटल ग्रीनवुड को मार्क किया था। ये हेड सुपरवाइज़र का ताल्लुक यकीनन फॉरेन सर्विस से होगा जो इससे एक्सटिव का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इतने दूर दराज इलाके में किसी हेड सुपरवाइज़र को फॉरेन सर्विस में शामिल करने का क्या मकसद हो सकता है। तनवीर ने कहा, सीक्रेट सर्विस सिर्फ चंद मेंबर्स पर ही मुश्तमिल नहीं हुआ करती। हर मुल्क के सीक्रेट सर्विस इंतहाई वसी और बाखबर इदारा है और इसका जान न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। यही वजह है कि चीफ हर मामले में पूरी तरह बाखबर रहता है। सफ्दर ने जवाब दिया, लेकिन किसी होटल का हेड सुपरवाइज़र पाकिस्तान की क्या खिदमत सर अंजाम दे सकता है। तनवीर ने कहा, वो बिज़ाहिर तो हेड सुपरवाइज़र ही होगा, लेकिन उससे मैं क्या सलाहियतें होंगी इसका अंदाज़ा तुम्हें इससे मुलाकात से ही हो जाएगा। सफ्दर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद कार होटल ग्रीनवुड के आली शान इमारत के कंपाउंड गेट में मुड़ी और फिर एक तरफ बनी हुई पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गई। ड्राइविंग सीट पर कैप्टन शकील था, जबकि साइड सीट पर जूलिया और उकबी सीट पर तनवीर और सफ्दर बैठे हुए थे। कार पार्किंग में रोककर वो सब नीचे उतरे और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। सिवाय जूलिया के बाकी सब साथी एक्रीमियन मेकअप में थे। होटल का हाल खासा वसी था, लेकिन इस वक्त हाल तकरीबन खाली पड़ा हुआ था। इक्का दुक्का मेज़ों पर चंद औरतें और मर्द बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन हाल की सजावट और उसमें मौजूद अफराद से साफ मालूम होता था कि ये होटल यहाँ के आला तबके के लिए बनाया गया है। वो सब एक मेज़ के गिर्द बैठ गए तो एक वेट्रेस तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ी। हॉट कॉफ़ी, जूलिया ने वेट्रेस से कहा तो वेट्रेस सर हिलाती हुई वापस मुड़ने लगी। 1 मिनट, जूलिया ने इस अंदाज में कहा जैसे उसे अचानक कोई बात याद आ गई हो। यहाँ हेड सुपरवाइज़र होते थे मिस्टर अलेक्जेंडर मैक्लिमन। मैं पहले यहाँ आई थी तो उनसे मुलाकात हुई थी। क्या वो अब भी यहीं होते हैं? जूलिया ने कहा। यस मैडम, वेट्रेस ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। क्या वो होटल में मौजूद हैं? जूलिया ने कहा। यस मैडम, वो अपने ऑफिस में हैं, वेट्रेस ने जवाब दिया। ओके, उन्हें हमारी तरफ से दावत दे दो कि वो हॉट कॉफ़ी की एक प्याली हमारे साथ पी लें। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बेहतर मैडम, लेकिन वेट्रेस ने कतरे झिझकते हुए कहा। जूलिया ना फटवारा, मेरा ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड से है। जूलिया ने कहा। यस मैडम, वेट्रेस ने कहा और तेज़ी से मुड़ गई। उसके ऑफिस में जाकर मिल लेते, सफ्दर ने कहा। नहीं, इस तरह लोग मशकूक हो सकते हैं। हो सकता है कि मैडम डीसी के आदमी यहाँ मौजूद हों। जूलिया ने कहा तो सफ्दर ने इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद एक अधीर उम्र आदमी जिसके जिस्म पर होटल के मखसूस यूनिफॉर्म थी उनकी मेज़ की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मेरा नाम अलेक्जेंडर मैक्लिमन है और मैं यहाँ हेड सुपरवाइज़र हूँ। उसने करीब आकर जूलिया और उसके साथियों को गौर से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर उलझन के तासुरात नुमाया थे। जाहिर है जूलिया उससे पहली बार मिल रही थी, जबकि वेट्रेस ने उसे बताया होगा कि जूलिया पहले भी इससे मिल चुकी है। मेरा नाम जूलियाना फटरवाटर है मिस मैक्लिमन, और हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के एक्सटिव से है। जूलिया ने कहा तो मैक्लिमन बेइख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर यखलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। ओह अच्छा, अब समझा, ठीक है, शुक्रिया, मैक्लिमन ने मुस्कुराते हुए कहा और जूलिया के साथ मौजूद खाली कुर्सी पर बैठ गया। इसी लम्हे वेट्रेस ने आकर कॉफ़ी सर्व करनी शुरू कर दी। आपका नाम प्रिंस ऑफ ढम की ज़बानी मैंने एक बार सुना था, अब आपने हवाला दिया है तो मुझे याद आ गया ये आपके साथी। मैक्लिमन ने सफ्दर और दूसरे साथियों की तरफ देखते हुए इस वक्त कहा जब वेट्रेस कॉफ़ी सर्व करके वापस चली गई। मिस्टर मैक्लिमन, प्रिंस ऑफ ढम के सिलसिले में आपसे तफसीली गुफ्तगू करनी है। चीफ ने आपका हवाला दिया है, ये प्रिंस के ही साथी हैं और इस वक्त हम सब मेकअप में हैं। जूलिया ने कहा तो आप कॉफ़ी पीकर इस सड़क पर दाएं तरफ वाक़या ग्रैंड बार पहुंच आएँ। वहां काउंटर पर आपने मेरा नाम लेना है, आपको मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर वहां इत्मीनान से बातचीत हो सकेगी। मैक्लिमन ने जवाब देते हुए कहा और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। कॉफ़ी पीने के बाद मैक्लिमन उठा। उसने बड़े रस्मी अंदाज में जूलिया और दूसरे साथियों का शुक्रिया अदा किया और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। जूलिया और उसके साथी कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर जूलिया ने वेट्रेस को बुलाकर बिल अदा किया। वो सब उठकर होटल के हाल से बाहर आ गए। चंद लम्हों बाद उनकी कार होटल के कंपाउंड गेट से निकलकर दाएं हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी चली जा रही थी और फिर उन्हें एक छोटी सी इमारत नजर आ गई जिस पर ग्रैंड बार कॉन्यून साइन मौजूद था।
इमारत के बाहर कई कारें मौजूद थी। कैप्टन शकील ने जो ड्राइविंग सीट पर था कार एक मुनासिब जगह पर रोकी और फिर वो सब नीचे उतर आए। कैप्टन शकील ने कार पार्क की और वो बार के मेन गेट की तरफ बढ़ गए। बार का हाल ज़्यादा बड़ा तो ना था, लेकिन औरतों और मर्दों से खचाखच भरा हुआ था। शराब के तेज़ बू के साथ साथ सिगरेटों का धुआं भी वहाँ मौजूद था। यहाँ मौजूद अफराद का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से था, लेकिन एग्रीमेंट की तादाद काफ़ी थी। एक तरफ बड़ा सा काउंटर था जिस पर 2 मर्द और 2 औरतें शराब सर्व करने में मसरूफ़ थी। जूलिया अपने साथियों समेत काउंटर की तरफ बढ़ गई। मिस्टर अलेक्जेंडर मैक्लिमन से मिलना है, जूलिया ने एक बड़ी सी लड़की से मुखातिब होकर कहा तो लड़की ने चौंक कर इन सब को देखा और फिर मुस्कुरा दी। यस मिस, लड़की ने कहा और उसके साथ ही उसने एक तरफ मौजूद वेटर को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मिस साहिबा और उनके साथियों को स्पेशल रूम में ले जाओ, मैक्लिमन के पास, काउंटर गर्ल ने इस वेटर से कहा। यस आइए मिस, वेटर ने असबात में सर हिलाते हुए कहा और फिर वो उन्हें लेकर एक राहदारी में से गुजरता हुआ उसके आखिरी सिरे पर पहुंच गया। आखिरी सिरे पर एक दरवाज़ा था जिस पर स्पेशल रूम की प्लेट लगी हुई थी। अंदर तशरीफ़ ले जाइए मैडम, मैक्लिमन अंदर मौजूद हैं, वेटर ने कहा और वापस मुड़ गया। जूलिया ने दरवाजे को दबाया तो वो अंदर से बंद ना था, इसलिए खुलता चला गया। जूलिया अंदर दाखिल हुई और उसके साथी भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गए। ये खासा बड़ा कमरा था जिसमें चारों तरफ दीवारों के साथ सोफे रखे हुए थे। दरमियान में बड़ी सी मेज़ थी। कमरे में मैक्लिमन मौजूद था जो उन्हें अंदर आते देखकर खड़ा हो गया। तशरीफ़ लाइए, मैक्लिमन ने मौतबाना लहजे में कहा और फिर इन सबके बैठने पर वो आगे बढ़ा और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके साइड की दीवार पर मौजूद स्विच पैनल का एक बटन दबा दिया। अब ये कमरा हर तरह से महफूज हो चुका है, अब आप खुलकर बात कर सकते हैं, मैक्लिमन ने वापस आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। मिस्टर मैक्लिमन, प्रिंस ऑफ ठम को पाकिशिया से पुरइसरार अंदाज में अगवा कर लिया गया है, जूलिया ने कहा और फिर उसने अब तक होने वाली तमाम पेशरफ्तें मुख्तसर तौर पर बता दी। मैक्लिमन खामोश बैठा सुनता रहा, उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। अब चीफ ने तुम्हारा रेफरेंस दिया है कि तुम्हारे पास कोई ख़ास तरीका है जिससे तुम प्रिंस को तलाश कर लोगे, जूलिया ने आखिर में कहा। कि आप चीफ से मेरी बात करा सकती हैं, मैक्लिमन ने संजीदा लहजे में कहा। जब मैंने चीफ को रेफरेंस दे दिया तो फिर, जूलिया ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। आई एम सॉरी मिस जूलिया, मेरा मकसद आप पर शक करना नहीं था, मैं चीफ से एक ज़रूरी बात डिस्कस करना चाहता हूँ, इसके बाद मैं किसी दुरुस्त नतीजे पर पहुँच सकता हूँ, मैक्लिमन ने माजरत ख्वाना लहजे में कहा। कि आपका चीफ से बराह रास्त राब्ता नहीं है, सफ्दर ने पूछा। जी नहीं, मेरा राब्ता एक और ज़रिए से होता है, वैसे चीफ अगर चाहे तो मुझे बराह रास्त हुक्म भी दे सकते हैं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता और मुझे बहरहाल उनसे बराह रास्त राब्ते की इजाज़त नहीं है और ना ही मुझे उनके फ़ोन नंबर का इल्म है, मैक्लिमन ने जवाब देते हुए कहा। आप चीफ से क्या बात डिस्कस करना चाहते हैं, आप पहले हमें बताएं, सफ्दर ने कहा। आप मेरी बात करा दें, अगर आपके जहन में ये ख्याल हो कि मैं इस तरह चीफ का नंबर मालूम कर लूँगा तो मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ, मैक्लिमन ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, आप कमरे से बाहर जाएं, मैं फ़ोन करके आपको कॉल कर लेती हूँ, जूलिया ने बगैर किसी लगी लिपटी के साफ बात कर दी तो मैक्लिमन उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर चला गया। जूलिया ने रिसीवर उठाया और कुछ देर तक इससे आने वाली मखसूस आवाज़ सुनती रही। वो ये चेक कर रही थी कि इन फ़ोन की कोई एक्सटेंशन तो नहीं है। फिर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मिस जूलिया, लाउडर का बटन प्रेस करो ताकि हम सभी बातचीत सुन सकें, सफ्दर ने कहा तो जूलिया ने असबात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। एक्सट्रीव, दूसरी तरफ से चंद लम्हों बाद एक्सटिव की आवाज़ सुनाई दी। चूड़ियाँ बोल रही हूँ बॉस, जूलिया ने कहा और फिर मैक्लिमन से मिलने और उसकी फरमाइश की तफसील बता दी। मैक्लिमन इस वक्त कहाँ है, चीफ की आवाज़ सुनाई थी। मैंने नंबर डायल करने से पहले उसे कमरे से बाहर भिजवा दिया था, जूलिया ने कहा। गुड, अब उससे बुलाओ और मेरी बात कराओ, चीफ ने तहसीन आमेज लहजे में कहा तो जूलिया का चेहरा मुसर्रत से चमक उठा। जाहिर है चीफ की तारीफ से ऐसा तो होना ही था। सफदर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद मैक्लिमन अंदर की तरफ आया और उसने खुद ही दरवाज़ा बंद करके स्विच पैनल का बटन दबा दिया और फिर आगे बढ़कर उसने रिसीवर जूलिया के हाथ से ले लिया। मैं अलेक्जेंडर मैक्लिमन बोल रहा हूँ जनाब, मैक्लिमन का लहजा बेहद मौतबाना था। एक्सटिव की सर्द आवाज़ सुनाई दी। सर, मैं आपसे ये मालूम करना चाहता था कि प्रिंस ऑफ ठम की तलाश के लिए आपने वाकई ही X01 को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी है, मैक्लिमन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा।
हाँ, लेकिन इसके बाद इंतहाई तेज़ रफ्तार एक्शन करना ज़रूरी हो जाएगा, चीफ ने जवाब देते हुए कहा। यस सर, ये तो वाकई ही ज़रूरी होगा, मैक्लिमन ने जवाब दिया। मिस जूलिया से मेरी बात कराओ, चीफ ने चंद लम्हे बाद खामोश रहने के बाद कहा और मैक्लिमन ने रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, मैं जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। प्रिंस ऑफ ठग को फौरी बरामद करना ज़रूरी हो गया है, इसलिए मैंने तुम लोगों को मैक्लिमन से राब्ते की हदायत दी थी। मैक्लिमन खसूसी रेस की मदद से प्रिंस को तलाश कर लेगा, लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने प्रिंस को बरामद करने के लिए इंतहाई तेज़ रफ्तार एक्शन करना होगा, वरना प्रिंस हलाक भी हो सकता है, चीफ ने कहा। सर, प्रिंस की हलाकत का रिस्क तो बहुत बड़ा रिस्क है, जूलिया ने हिचकिचाते हुए कहा। मौत ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इसलिए ये रिस्क लिया जा सकता है। अलबत्ता तुमने एक्शन में कोई सुस्ती नहीं करनी, चीफ का लहजा सर था। यस सर, ठीक है सर, जूलिया ने जवाब दिया। रिसीवर मैक्लिमन को दो, चीफ ने कहा और जूलिया ने रिसीवर मैक्लिमन की तरफ बढ़ा दिया। यस सर, मैक्लिमन ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। क्या तुम X01 के अलावा प्रिंस ऑफ ठम को ट्रेस नहीं कर सकते, चीफ ने कहा। सर, कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन आपको तो इल्म है कि इस इलाके में बेशुमार ऐसी तंजीमें हैं जिन पर शक किया जा सकता है। बारी बारी हर एक को चेक करने में तो काफ़ी अरसा लग सकता है, और इस दौरान प्रिंस ऑफ ठम के खिलाफ वो लोग कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब जैसे आप हुक्म करें, उसीलिए मैंने आपसे इजाज़त तलब की है, मैक्लिमन ने जवाब दिया। स्पेशल X01 रेस इस्तेमाल हो सकती हैं, चीफ ने पूछा। यस सर, हो तो सकती हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले वेस्टर्न गवर्नमेंट से उन्हें खसूसी तौर पर मंगवाना पड़ेगा, और इसमें जाहिर है कुछ अरसा लग सकता है, मैक्लिमन ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। कितना अरसा लग सकता है, चीफ ने पूछा। 24 घंटे कम अज़ कम तो लग जाएंगे, मैक्लिमन ने जवाब दिया। तुम खुद चार्टर्ड त्यारे के ज़रिए जाओ और ले आओ तो कितना अरसा लग जाएगा, चीफ ने पूछा। फिर भी 18 घंटे तो बहरहाल लग जाएंगे चीफ, मैक्लिमन ने जवाब दिया। ओके, तुम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके उसे लाओ और फिर उसे ही इस्तेमाल करो, इससे रिस्क खासा कम हो जाएगा, चीफ ने कहा। लेकिन चीफ, X01 रेस के इस्तेमाल से एक्रीमियन चेकिंग सेंटर X01 को फौरी चेक कर लेंगे, मैक्लिमन ने कहा। प्रिंस ऑफ ठम की ज़िंदगी, ये सेंटर ज़्यादा कीमती नहीं है, जैसे मैंने हुक्म दिया है वैसे करो, और मिस जूलिया को चेकिंग के नताइज से फौरी आगाह करना, ताकि वो एक्शन करके प्रिंस ऑफ ठम को बरामद करें, और फिर जैसे ही प्रिंस ऑफ ठम बरामद हो, तुमने फौरी तौर पर उसे कॉर्मन पहुंचाकर उसका इलाज कराना है, चीफ ने कहा। यस सर, यस चीफ, मैक्लिमन ने जवाब दिया, और दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर उसने रिसीवर रख दिया। आपकी रहाइश कहाँ है, मैक्लिमन ने जूलिया से मुखातिब होकर पूछा, तो जूलिया ने उसे रहाइश को ठीक का नंबर और कॉलोनी का नाम बता दिया। ठीक है, आप वापस जाएं, मैं स्पेशल X01 गवर्नमेंट से लाकर आपको इत्ला करूंगा, फिर आप प्रिंस की बरामदगी के लिए एक्शन की तैयारी कर लें तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, मैक्लिमन ने कहा। ये X01 रेस क्या है और उससे प्रिंस की ज़िंदगी को किस किस्म का ख़तरा लाहक हो सकता है, मुझे तफसील बताओ, जूलिया ने कहा। मैडम, गवर्नमेंट साइंसदानों ने ऐसी मखसूस रेस ईजाद की हैं जो 1000 किलोमीटर के दायरे में फैल जाती हैं, और इस दायरे में मौजूद हर जानदार की तस्वीरें मशीन को भेज देती हैं, लेकिन मशीन में मौजूद सुपर कंप्यूटर में जिस आदमी को चेक करना हो उसकी तस्वीर पहले ही फीड कर दी जाती है, इसलिए तमाम तस्वीर को छोड़कर सिर्फ इस आदमी की तस्वीर को कंप्यूटर वसूल करता है। इसके साथ ही 1000 किलोमीटर का नक्शा भी कंप्यूटर में फीड होता है, इसलिए ये रेस इस आदमी को ट्रेस करके उसकी तस्वीर भेजती है और उसकी लोकेशन कंप्यूटर पर मार्क हो जाती है। इस तरह इस आदमी को ट्रेस कर लिया जाता है। ये सारा अमल चंद मिनटों में मुकम्मल हो जाता है और इसके साथ ही कंप्यूटर खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। लेकिन इन रेस का एक इंतहाई खौफनाक साइड इफ़ेक्ट है जिसकी तस्वीर कंप्यूटर कबूल करता है और फिर लोकेशन चेक करता है। इतने वक्फे में रेस इस आदमी के जिस्म के अंदर मौजूद एक ख़ास किस्म के खुलियात की तोड़ फोड़ शुरू कर देती हैं और वो आदमी बेहोश हो जाता है। और अगर इस तोड़ फोड़ का फौरी और बर वक्त मखसूस इलाज कर लिया जाए तो वो आदमी होश में आ जाता है, लेकिन कम अज़ कम 1 हफ्ते तक वो तेज़ हरकत नहीं कर सकता। उसका जिस्म तकरीबन मफरूद सा रहता है और अगर फौरी और बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो आदमी हलाक हो जाता है। साइंसदानों ने इस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने की बेपनाह कोशिश की, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 घंटे का वक्फा देने में कामयाब हो सके।
मतलब है कि ट्रेस होने से 2 घंटे के अंदर अंदर अगर इस आदमी का इलाज शुरू हो जाए तो वो बच जाएगा, वरना नहीं। अलबत्ता मज़ीद कोशिश के बाद वो स्पेशल रेस तैयार कर सके हैं जिनका वक्फा 6 घंटे है, लेकिन ये रेस इस कदर कीमती हैं कि उन्हें आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर उनकी मालियत ऐसी होती है कि आम चेकिंग मशीन इन रेस को चेक कर लेती हैं। इस तरह मुखालिफ पार्टियाँ इस इंतहाई कीमती X01 सेंटर को भी तबाह कर देती हैं, इसलिए उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन प्रिंस ऑफ थम की ज़िंदगी बचाने के लिए चीफ ने ना सिर्फ ये स्पेशल रेस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, बल्कि एक लिहाज से इस अहम तरीन सेंटर की तबाही का ख़तरा भी मोल ले लिया है। मैकलिमन ने तफसील बताते हुए कहा, ये सेंटर क्या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है? सफदर ने पूछा। जी हाँ, ये दुनिया के हर मुल्क में कायम किया गया है, मैकलिमन ने कहा। लेकिन क्या इससे सिर्फ यही काम लिया जा सकता है? इस बार कैप्टन शकील ने पूछा। जी नहीं, ये तो इसका खसूसी इस्तेमाल है, वरना इसकी मदद से आम तौर पर टारगेट चेकिंग की जाती है। मतलब ये कि किसी ख़ास दिफाई अड्डे की तफसीलात वगैरह हासिल करना और ऐसे ही दूसरे काम। मैकलेमन ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब है कि इन स्पेशल रेस के इस्तेमाल के बाद इमरान को हमें 6 घंटे के अंदर अंदर बरामद करके इसका इलाज शुरू कराना होगा? जूलिया ने कहा, 6 घंटे तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्फा है, उससे बहरहाल कम से कम होना चाहिए। मैकलिमन ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम वापस जा रहे हैं, आप हमें इतला देंगे? जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही बाकी साथी भी उठ खड़े हुए और फिर वो सब एक एक करके इस स्पेशल रूम से बाहर आ गए। स्याह रंग की कार खासी तेज़ी रफ्तारी से ब्रिस्बेन के नवाही इलाके की एक सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर जोसेफ था, जबकि साइड सीट पर जवाना बैठा हुआ था। ब्रिस्बेन का ये नवाही इलाका छोटे छोटे टीलेनुमा पहाड़ियों पर मुश्तमिल था, लेकिन दूर दूर तक ये इलाका वैरान था। अलबत्ता इन टीलों के दरमियान खासी फराक सड़क मौजूद थी, जिस पर ट्रैफिक भी खासी थी। ज़्यादातर कारें और ट्रक थे। ये सड़क इस इलाके की एक अहम शहर रोज़वेली को ब्रिस्बेन से मिलाती थी, और रोज़वेली सनती इलाका था। वहाँ चूँकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, इसलिए रोज़वेली खासा आबाद इलाका था। यही वजह थी कि इस सड़क पर भी हर वक्त खासा रश नजर आता था। जवाना और जोसेफ जूलिया और इसके साथियों से अलहदा होकर सीधे ब्लास्टर के पास गए थे, और ब्लास्टर की मदद से उन्होंने ये कार और एक छोटी सी रिहाइशगाह हासिल की थी। और फिर जोसेफ के कहने पर ही इस वक्त वो इस कार में सवार रोज़वेली की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। जवाना जोसेफ से रोज़वेली जाने की वजह बार बार पूछ रहा था, लेकिन जोसेफ ने हर बार यही जवाब दिया था कि रोज़वेली पहुंचकर वो बताएगा, पहले नहीं। चनाचा जवाना को मजबूरन खामोशी इख्तियार करनी पड़ी थी। इस वक्त भी कार में खामोशी थी। कार के सेट से सर निकाले जवाना खामोश बैठा हुआ था। उन्हें ब्रिस्बेन से निकले हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, और नक्शे के मुताबिक उन्होंने आधा सफ़र तय कर लिया था। लेकिन जाहिर है जवाना के जहन में तजस्सुस मौजूद था। लेकिन रोज़वेली जाने का फैसला जोसेफ ने नक्शा देखते देखते अचानक किया था, और ये बात जवाना मालूम करना चाहता था कि आखिर जोसेफ वहाँ क्यों जा रहा है। क्या तुम खुशबू का अमल करने रोज़वेली जा रहे हो? अचानक जवाना ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा, और जोसेफ ने इस बार असबात में सर हिला दिया। लेकिन ये खुशबू का अमल क्या होता है, मुझे बताओ, जवाना ने कहा। खुशबू का अमल अफ्रीका के एक ख़ास अमल का नाम है, और इस अमल के लिए रोज़वेली जा रहे हैं, जोसेफ ने जवाब दिया। कैसा अमल? क्या कोई जादू का अमल है? जवाना ने ज़्यादा हैरान होते हुए उससे पूछा। तुम उसे जादू का अमल भी कह सकते हो, जोसेफ ने जवाब दिया। क्या होता है ये अमल, तफसील बताओ, जवाना ने गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अफ्रीका में एक ख़ास किस्म का दरख्त होता है जिसे वहाँ डोबेरा कहा जाता है। इसकी छाल को जलाकर जब कोई विच डॉक्टर सूंघता है तो इसके दिमाग से निकलने वाली लहरें बेहद ताकतवर हो जाती हैं, और फिर वो अपने जहन में जिस आदमी का तस्वुर कायम करता है, ये लहरें इस आदमी के जहन से जा टकराती हैं। इस तरह विच डॉक्टर का जहनी राब्ता इस आदमी से हो जाता है, लेकिन इस आदमी को इसका इल्म नहीं होता। लेकिन विच डॉक्टर इस आदमी की आंखें बन जाता है और उसका सहन बन जाता है। फिर वो आदमी जो कुछ देखता है या देख रहा होता है, वही कुछ इस विच डॉक्टर को नजर आने लगता है। जो कुछ वो आदमी सोच रहा होता है, वही इस विच डॉक्टर को मालूम हो जाता है, और फिर विच डॉक्टर इस आदमी के ज़रिए वहाँ के हालात मालूम कर लेता है कि वो किस जगह पर है और वहाँ और कौन कौन मौजूद है, और इस तरह वो जगह ट्रेस हो जाती है, और फिर आदमी को पकड़ लिया जाता है। उसे अफ्रीका की ज़बान में खुशबू सूंघने का अमल कहा जाता है, जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा।
میں سمجھ گیا، یہ ٹیلی پیتھی قسم کا عمل ہے، جوانا نے کہا۔ تم ایسا ہی سمجھ لو، جوزف نے جواب دیا۔ تو کیا روز ویلی میں یہ درخت ہوتا ہے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جوانا نے کہا، تفصیلی نقشے میں روز ویلی میں موجود چیدہ صنعتوں کے بارے میں اشارے درج تھے۔ ان میں ایک ایسی فیکٹری کا نام بھی درج تھا جہاں سالومن لکڑی سے انتہائی قیمتی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اس فیکٹری کا نام بھی سالومن فیکٹری رکھا گیا۔ ایک بار باس عمران نے مجھے بتایا تھا کہ افریقہ کی لکڑی ڈوبیرا اور سالومن کی خصوصیات ایک ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سالومن لکڑی سے بھی خوشبو کا عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں روز ویلی جا رہا ہوں تاکہ وہاں سے سالومن لکڑی لے کر اس کے ذریعے خوشبو کا عمل کر سکوں، جوزف نے کہا۔ لیکن یہ لکڑی کیا صرف روز ویلی میں ہی ملتی ہے، برسبین میں نہیں ملتی؟ جوانا نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ملتی ہو، لیکن جب روز ویلی میں اس کی باقاعدہ فیکٹری موجود ہے تو پھر یہاں اس کی تلاش میں وقت ضائع کرنے کا فائدہ، جوزف نے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ہے تم ماسٹر کے ذہن سے رابطہ کرو گے، اس طرح ماسٹر کو ٹریس کر لو گے، جوانا نے کہا۔ ہاں، مجھے یقین ہے ایسا ہو جائے گا، جوزف نے جواب دیا۔ لیکن تم نے پہلے ہی ایسی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ اور چیف کو اس بات کا علم کیسے ہو گیا کہ وہ بھی افریقہ کا باشندہ ہے؟ جوانا نے کہا تو جوزف ہنس پڑا۔ چیف اگر باس کا چیف ہے تو ظاہر ہے وہ باس سے بھی زیادہ جانتا ہوگا، اس لیے اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ باقی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں تھی، یہ تو چیف نے کہا تو مجھے یہ عمل یاد آ گیا، جوزف نے جواب دیا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر 1 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد وہ روز ویلی کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ واقعی انتہائی جدید ترین اور خاصا بڑا شہر تھا۔ سالومن فیکٹری کا پتہ پوچھنا پڑے گا، جوانا نے کہا تو جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کار ایک اخبار فروش لڑکے کے سامنے جا کر روک دی۔ سالومن فیکٹری کہاں ہے؟ جوانا نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اخبار فروش لڑکے سے پوچھا تو لڑکے نے انہیں تفصیل سے پتہ سمجھا دیا، اور جوانا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے تیزی سے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصی بڑی فیکٹری کے سامنے پہنچ چکے تھے، جس پر سالومن ووڈ فیکٹری کا جہازی سائز کا بورڈ درج تھا۔ اب اس کے مینیجر سے ملنا ہوگا۔ لکڑی کے حصول کے لیے کتنی لکڑی چاہیے؟ جوانا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کار میں بیٹھو، میں اندر جا کر لکڑی لے آتا ہوں، زیادہ نہیں، تھوڑی سی چاہیے، جوزف نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جوانا کچھ کہتا جوزف نیچے اتر کر تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہونے کے تقریباً آدھ گھنٹے بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا، اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی لکڑی کا ایک بڑا سا ٹکڑا موجود تھا۔ چلو اب تم کار چلاؤ اور ہمیں کسی ویران جگہ پر چلنا ہوگا، البتہ مجھے مارکیٹ سے لائٹر وغیرہ بھی خریدنا ہوگا، جوزف نے کہا تو جوانا گھسٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ جوزف سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا اور لکڑی کا ٹکڑا اس نے اپنے پیروں کے قریب رکھ لیا، اور جوانا نے کار آگے بڑھا دی۔ مارکیٹ سے جوزف نے خریداری کی اور پھر ان کی کار واپس برسبن کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، کیونکہ راستے میں موجود ویران علاقہ اس خوشبو کے عمل کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ وہاں کسی قسم کی کوئی مداخلت کا امکان نہ تھا۔ اس ویران علاقے میں پہنچ کر جوانا نے کار سڑک سے اتار دی اور پھر ٹیلوں کے درمیان میں وہ اسے دوڑاتا ہوا سڑک سے کافی دور اندر پہنچ گیا۔ بس یہاں روک دو، جوزف نے کہا تو جوانا نے کار روک دی اور پھر وہ دونوں کار سے اترے۔ جوزف نے ایک چٹان کا منتخب کیا اور پھر اسے صاف کر کے اس پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اب جب تک میں آنکھیں نہ کھولوں تم نے بالکل خاموش رہنا ہے، ورنہ سارا عمل اکارت ہو جائے گا، جوزف نے جوانا سے کہا۔ اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک طرف ہٹ کر ایک دوسری چٹان پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر دلچسپی اور اشتیاق کے تاثرات نمایاں تھے۔ شروع میں تو وہ اس قسم کے کاموں کا خود مذاق اڑاتا تھا، لیکن اب اسے تجربہ ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے پر اسرار نظام کام کر رہے ہیں، تو اب اس نے ایسی چیز کا مذاق اڑانا بند کر دیا تھا۔ اس لیے اب وہ دلچسپی سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ جوزف نے لکڑی اپنے سامنے رکھی اور پھر مارکیٹ سے خریدے ہوئے سامان کا تھیلا کھول کر اس میں سے ایک بوتل نکالی جس میں شاید کوئی خاص محلول تھا۔ اس نے بوتل کھول کر اس میں موجود محلول اس لکڑی پر ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے جوزف؟ جوانا نے پوچھا، کیونکہ سامان جوزف خود ہی چاہ کر خرید لایا تھا۔ یہ خاص محلول ہے، اسے لکڑی نہ صرف جلد جل پڑے گی بلکہ دیر تک چلتی رہے گی تاکہ زیادہ
से ज़्यादा और मुसलसल धुआं पैदा होता रहे। जोसेफ ने जवाब दिया और जवाना ने इस्बात में सर हिला दिया। महलूल से लकड़ी को अच्छी तरह गीला करने के बाद जोसेफ ने थैले में से एक लाइटर निकाला और उसे जलाकर उसने शोले को जैसे ही लकड़ी के करीब किया, लकड़ी ने यखलख्त आग पकड़ ली और फिर चंद लम्हों बाद इसमें से गाढ़ा धुआं निकलने लगा और जवाना ने महसूस किया कि अजीब नामानूस से बू हर तरफ फैल गई है। जोसेफ ने आंखें बंद कर ली और नाक से ज़ोर ज़ोर से सांस लेने शुरू कर दिए। फिर वो खामोश और बेहिस्सो हरकत होकर बैठ गया। धुआं इस कदर गाढ़ा और ज़्यादा था कि जोसेफ का चेहरा इस धुएं में जैसे छुप सा गया था और फिर थोड़ी देर बाद धुएं में कमी आ गई और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया। लेकिन जोसेफ आंखें बंद किए उसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठा था। जवाना को यूँ महसूस हो रहा था जैसे जोसेफ जिंदा इंसान की बजाय पत्थर का बुत हो। यूँ लगता था जैसे जोसेफ ने आंखें बंद करने के साथ साथ सांस लेना भी बंद कर दिया हो। जवाना खामोश बैठा हुआ था। जोसेफ का चेहरा सुर्ख हो रहा था और ये सुर्खी लम्हा लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। जोसेफ के स्याह रंग पर छा जाने वाली सुर्खी से उसका चेहरा चमकने लग गया था। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद अचानक जोसेफ ने एक झटके से आंख खोली तो इसकी आंखें खून कबूतर की तरह सुर्ख हो रही थी। इसके साथ ही इसने जोर जोर से सांस लेने शुरू कर दिए। जवाना अब भी खामोश बैठा हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता जोसेफ का चेहरा नॉर्मल होता चला गया और इसकी आंखों में उभर आने वाली सुर्खी भी कम होती चली गई और फिर वो यखलख्त उठकर खड़ा हो गया। लेकिन उसके साथ ही उसके चेहरे पर गुस्से और अफसोस के मिले जुले तासुरात उभर आए। मैं इस औरत को फना करके रख दूंगा। मैं उसे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि चील शोनीदी की बदरूहें भी इस औरत के अंजाम पर सदियों रोती रहेंगी। जोसेफ ने यखलख्त गुस्से से चीखते हुए कहा तो जवाना घबरा कर चट्टान से उतरकर खड़ा हो गया। Like, comment, share, press the bell icon.